एमएसपी मिलेगा, किसान की मंडी वही चलेगी। ये गारंटी ये ट्रस्टी है इस बात के, सरकार के अंदर बैठ के इस बात के जिम्मेवार है। बाहर के लोग ना आए, ये जो लोग बैठे हैं ये किसानों के बच्चे को मंच पर बैठे हैं, ये इस बात के ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, गारंटर है इस बात के। मंडी में चलेगी, एमएसपी में आवाज बढ़ बढ़ के बाहर से आप राजनीति करो, बाहर से आप नारा मार लो, आप हिला नहीं सकते। एक छोटी छोटा ने कहा, अगर कोई बाहर जाके तमाशा करता है इसका मतलब उसका तमाशा जो तमाशे से अधिक है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कैथल में ओम प्रकाश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। अमृत फार्म जान रोड पर है, वहां पर पहुंच चुके हैं। कैमरे के माध्यम से दिखाने चाहेंगे, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। कैमरे के माध्यम से हमने दिखाया कि किस प्रकार से जो ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता उनको अंदर लेकर गए हैं, स्वागत किया है। और अंदर जो हॉल है हम दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर उनका जो है भाषण होगा और क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ उनका जो विज़न होगा, क्या कुछ आने का कार्यक्रम होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। तो कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े और गानों के साथ जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का यहाँ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तो सामने दिखाने स्टेज पर चलेंगे, आगे जाने की कोशिश करते हैं। चलो आगे जी का और जिला प्रभारी आदरणीय कर्ण सिंह रानोलिया जी के स्वागत के लिए बैठ जाएं। अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के पहुंच चुके हैं। हम कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे अपने माननीय कैमरामैन को कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी स्टेज के ऊपर ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष मैं एक साथ में बार आप सब बाल विकास मंत्री निवेदन करूंगा, एक बार अपने कमलेश साथ डांडा है, खड़े होकर वो के जोरदार तालियों से लीलाराम जी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। कैलाश भगत जो एफएड के चेयरमैन बनाए गए हैं। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद। तमाम बीजेपी के सांसद जो हैं, नायब सैनिक अशोक डाउन जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ समस्त कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए हैं। एक बार भीड़ भी हम दिखाना चाहेंगे। कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी समस्त जो है अमृत फार्म डांड रोड पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चौधरी लीलाराम गुर्जर जी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी जोरदार तालियों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है इसमें किसी भी शादी की साधारण से असाधारण की यात्रा हो सकती है।
ये और पार्टियों में संभव नहीं है। बड़नगर के एक गरीब परिवार से आने वाला, एक गरीब माता पिता का बेटा भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है इसी पार्टी में। बिलासपुर के पास एक छोटे से गांव से आने वाला जगत प्रकाश नड्डा इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है इसी पार्टी में। और भाई मनोहर लाल जी, उनके पिताजी को खेती करते हुए मैंने देखा। ऐसे जमींदार का बेटा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है, ये इसी पार्टी में संभव है। और मेरे जैसा गांव डाकला के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है इसी पार्टी। यहाँ इस पार्टी में ऐसा नहीं है जैसा कई पार्टियों में। कई पार्टियों में क्या है कि कार्यकर्ता नीचे नीचे और छाछ पर होगा, समझ गए ना? उड़वे के अलावा कोई छाछ पे नहीं आ सकता। लेकिन बीजेपी में कार्यकर्ता छाछ पे भी जा सकता है, मुंडेर पे भी जा सकता है। बीजेपी यहां जो तपस्या करता है उसकी तपस्या सफल होगी। धैर्य तो यहां भी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है, झटके तो मारे भी लगते हैं, लेकिन जो झटका झेल जा वो ठिकाने से पहुंच भी जाता है। दूसरी खूबी भी इसी पार्टी में, बाकी पार्टी चुनाव लड़ाए तो उन्होंने देखे नोटे पैसे लड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी पार्टी साधारण से साधारण परिवारों की टिकट दे देती है। कांग्रेस ढांढा आपके बीच में साधारण से साधारण परिवार, जिन परिवारों की हमको ये चिंता करनी पड़ती थी कि रोटी कैसे चलेगी, कितने दिनों तक हम नायक की चिंता करते रहे, घर का खर्चा चलता रहे, आज वो हमारा सांसद बन के हमारे बीच में। ये भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल। अन्य पार्टियों में ढूंढेंगे पुराना हो, पैसे वाला हो, ताकतवर हो, बीजेपी की पार्टी टिकट भी देती और मंत्री भी बना देती और मुख्यमंत्री भी बना देती। ये चुनावी यात्रा भी आम कार्यकर्ता की, आम वर्कर की इसी पार्टी में संभव है। तीसरी बार यहां बदलने के लिए चक्कर नहीं काटना। कबीर ने कहा है, दे दिया सो दूध बराबर, दे दिया सो दूध बराबर, और मांग दिया सो पानी, और छीन लिया सो रक्त बराबर। ये कबीर की वाणी। यहां छीनना नहीं होता, यहां मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। Touch the sky with glory, सम्मान के साथ आपको देते हैं तो देते हैं। मंत्री मंडल का पद मांगे, वैसे फोन आ गया, आ जाओ शपथ कराएंगे। भगत जी को पूछ लो, भगत जी कहीं लाइन में गए थे, गरीब ऐसे चिट्ठी लिखी, मैं भी जब मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सोया हुआ था, कई बार घंटी बजी के फोन उठाया, वो वहां नड्डा साहब का था, हमने घंटी उल्टी मारी, बोला भाई साहब माफ करना, सोया हुआ था। विवेकानंद वाला वाक्य कह दिया, उदित जाकर प्राप्त वरानी बोले, उठो जाकर और लक्ष्य तक पहुंचे बगैर रुकना नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसका भी एक परिवार है, उनका भी एक परिवार है। उनका परिवार कौन सा परिवार है? गांधी परिवार। लेकिन हमारा भी एक परिवार है, कार्यकर्ताओं का परिवार। हम इसी में से जुड़ते हैं। हमने विधायक बनाना हो, सांसद बनाना हो, मुख्यमंत्री बनाना हो, प्रधानमंत्री बनाना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, प्रदेश अध्यक्ष
करता है। अगर कोई सब्जियां पहले थी फिर कोरोना में फिर लगा दी, बीच में नहीं थी, सब्जियां बाहर बेचता है तो मंडी की मार्केट फीस की 2% की चोरी करता है। और कोई भी मंडी का अधिकारी, मंडी सेक्रेटरी, डीएमईओ उसको आके रोक देता था कि आप ये माल यहां नहीं बेच सकते, आप मंडी की फीस की चोरी कर रहे हो, आप मंडी में माल लेकर आओ। अब मोदी जी ने क्या कहा, मैं मार्केट फीस मंडी से बाहर 0 करता हूं। कोई किसान अपने खेत में से बेचे, कोई किसान अपने घर में से बेचे, कोई किसान अपने खलिहान में से बेचे, कोई भी अधिकारी आके उसको तंग नहीं कर सकता, टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। ये किसान की आजादी। दूसरी बात, अगर हरियाणा में 0 कर देते और किसान को अपना माल चंडीगढ़ ले जाना हो तो वहां रोक लेते, मार्केट फीस की पर्ची दिखाओ। दिल्ली ले जाना हो तो वहां रोक लेते, मार्केट फीस की पर्ची दिखाओ। राजस्थान, उत्तर प्रदेश कहीं और ले जाना हो तो कहते हैं मार्केट फीस की पर्ची दिखाओ। लेकिन अब पूरे देश में मार्केट फीस मंडी से बाहर 0, और इसलिए आपका ट्रैक्टर अब कहीं भी जा सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये किसान की आजादी है भैया। मैंने अभी अपने घरे खाने के लिए 306 गेहूं लिया, 306 गेहूं लिया तो 2-4 भाइयों से पता किया किस किसने उगा रखे। उन भाइयों के सामने थोड़ा सा 306 आजकल कम उगाते, थोड़ा यूरी कहनी पड़ी, भाई मारना ही दे दो खाना खाते। वहां भी उसने अपनी मर्जी का बताया 3200 का भाव लेके भी आए और 2 में नमस्ते भी करके आए, भाई तुमने दे दिया, थैंक यू। अभी कोरोना का चल रहा था, मंडियों में कोरोना आ गया था। आजादपुर मंडी में आया, गुड़गांव मंडी में आया, बहादुरगढ़ की मंडी में आया। किसानों ने अपने खेत के सामने अपने प्याज बेचने, अपनी घिया बेचनी, अपना खीरा बेचना, अपना टमाटर बेचना शुरू कर दिया। हर एक आदमी ये सोचता था कि मैं खेत में से ले आऊं, मेरे यहाँ बीमारी नहीं आएगी। मैं इन दिनों में गुड़गांव था, कोरोना के समय में मैं भी अपनी गाड़ी लेके जाता, रास्ते में कोई मिल जाता उससे दे देते। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था, एक भाई प्याज की रख रोटी पे, मैंने कहा प्याज कैसे दिए? बोला जी 15 रुपए किलो, 75 रुपए धड़ी। अपने प्याज भाई, प्याज और आलू धड़ी पे कम नहीं लेते, यही रिवाज है। बाकी तो किलो 2 किलो घिया, जोड़ी टमाटर, लेकिन प्याज और आलू लेने को धड़ी में देते। मैं कहा खोल दे भाई एक धड़ी प्याज। अब अगले दिन मैंने वो खेत मिल गया और वो खड़ा था धनकोट, ये कोसी वाले फूल हो रहे धनकोट के चौराहे। मेरा किसान मोर्चा का नेता रहा, मैं कृषि मंत्री रहा, मेरा थोड़ा स्वभाव है बुजुर्ग का, मैं उस पर गिर जा खड़ा रहा। आज क्या शुरू कर दिए, बोला आज 100 रुपये धड़ी। मैं भी मुस्कुरा अपना तो कागज ले लिए थे। तीसरे दिन मैं चला गया रेलवे रोड गुड़गांव, मैंने कुछ मौसमी चाहिए थी और वो एक प्याज अड़ा दी क्या मैंने ट्रोली आना, मैं उसके तरफ फिर गया, मैं प्याज कर दिया आज है, वो भी हंसा, मैं भी हंसा। बोला बाबी आज 200 रुपये बढ़ी है। कहा है बोला बाबू 50 रुपये किलो में है, मैं तो 10 कम में ले रहा हूँ 40 रुपये। ये किसान की आर्थिक आजादी है। अगर भगत जी वो मंडी में जाता तो क्या वो अपना भाव बता सकता था? दिलाराम जी कभी मौका मिला अपना भाव बताने का? जवाब सही, वो भाव नहीं बताता, उसको मंडी का व्यापारी भाव बताता कि इस भाव खरीदूंगा, इस भाव खरीदूंगा। जब किसान अपना भाव खुद बताता है तो ये उसकी आर्थिक आजादी है जो मोदी जी ने दी है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि भोले किसान को बेचना सीख ले और बाजार में पहचान ले। उस ट्रैक्टर वाले ने प्याज वाले ने बाजार में छान लिया और 15 रुपए किलो से 40 रुपए किलो कहां बिक सकता है? कई भाई कहते हैं एसडीएम को क्यों सौंप दिया फैसला?
पहले तो ये कहा कि कोई भी व्यापार करो तो नगद में करो, लेकिन उधार में कर दो तो 3 दिन में पेमेंट होनी चाहिए, और 3 दिन में पेमेंट नहीं हो तो एसडीएम पे चले जाओ। एसडीएम एक किसान का प्रतिनिधि बैठाएगा, एक व्यापारी का प्रतिनिधि बैठाएगा, और 30 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट दिलवा देगा। और पेमेंट नहीं मिली तो एसडीएम 50,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना कर देगा खरीदार। अब आप ये बताओ, क्या हम कोर्ट को यह आदेश दे सकते थे कि 3 दिन में फैसला करो? कोर्ट आजाद है। क्या हम कोर्ट को यह आदेश दे सकते थे किसी कानून में न्यायपालिका को कि तुम 30 दिन में फैसला करो? न्यायपालिका को ऐसा आदेश सरकार नहीं दे सकती। न्यायपालिका अपनी मर्जी से तारीखें देती है। किसान को जल्दी फैसला दिलाने के लिए हम एसडीएम के पास नहीं गए। अच्छा किया कि नहीं किया? दूसरा कानून बनाया कंट्रैक्ट खेती का। कंट्रैक्ट खेती पहले भी नहीं, ऐसा नहीं है। हम भाई पेड़ का बाग दे देते ठेके पे, अमरूद का बाग ठेके पे दे दें, टिंडू का बाग ठेके पे दे दें, पूरे खेत में टमाटर बो रखे वो ठेके पे दे दें, पूरे खेत में आलू बो रखे वो ठेके पे दे दें, हम पहले भी देते हैं। लेकिन कोई नियम नहीं थे, उसके नियम बनाए, और नियम ऐसे बनाए जैसे चौधरी छोटू राम ने बनाए। कैसे नियम बनाए कि अगर कोई ज्यादा पैसे बढ़ा, मेरे को ज्यादा पैसा दे दे खेती कराने के लिए, और मैं उसके खेती की पूर्ण नहीं पाड़ सकूं, तो उसके बदले में वो मेरी जमीन नहीं ले सकता। ये कानून में सबसे पहले लिखा गया है। मान लो को 1 करोड़ रुपये दे दे और कह दे उगा दे भाई मेरे लिए टमाटर, उगा दे मेरे लिए आलू, लेकिन अगर मैं उसकी खेती की पार नहीं पड़ पाऊं तो इस कानून के बदले में वो मेरी जमीन नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ये पहली नहीं। ई रजिस्ट्री बनेगी एक फसल से लेकर 5 साल तक की। जो मेरी ई रजिस्ट्री में लिखा होगा उतने दिन खेती करा पाएगा, उसके बाद वो उसकी कुछ नहीं चलेगी। एक दिन भी फालतू खेती नहीं करा सकता। दूसरा कानून दिया, वो मेरे से फंड हुआ खेती नहीं करा सकता। ज्यादा पैसे देके अगर मेरा उसका समझौता 3 साल का है तो चौथे साल मेरे से खेती नहीं करा सकता। फिर क्या दिया कानून में? अगर वो मेरे से शहरी जमीन को उगवाना चाहता है, अगर वो मेरे से शिमला मिर्च कई धन की उगवाना चाहता है, और कहता है कि धनखड़ को भी हाउस लगा ले, नेट हाउस लगा ले, सोलर ट्यूबवेल लगा ले, माइक्रो इरिगेशन लगा ले, और 3 साल के बाद अगली फसल से पहले अगर उसने अपने पैसे से लगाया है और मेरे खेत में से उखाड़ता नहीं है, तो अगर मैंने गेहूं बोने हैं और मेरी ये फसल जीरी की अक्टूबर में मार्केट में आ गई और नवंबर में बुआई होनी है, उससे पहले अगर उसने अपना काम जाम उखाड़ा नहीं तो वो काम जाम मेरा हो जाएगा, किसान का हो जाएगा। उस कानून में ये लिखा है, अगर मैं उसकी खेती की पूर्ति नहीं कर पाऊं तो मेरे से लागत ली जाएगी। कितनी लागत? जो औसत लागत आती है। अगर व्यापारी अपना आश्वासन पूरा नहीं कर पाए, उसने जो खरीदना नहीं खरीद पाए, तो उसको वो देना पड़ेगा, 1.5 गुना देना पड़ेगा। कि अगर मेरा उसका सौदा 1 लाख का था एक खेते का, अगर वो भागता है तो कानून में उसको मुझे 1.5 लाख देना पड़ेगा, एक की बजाय 1.5 देना पड़ेगा, जुर्माना करना। ये कानून किसान की सुरक्षा के लिए बनाया है, किसान के हक में बनाया है। कई भाई कह रहे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम में सब तो छूट दे दी, चीजें महंगी हो जाएंगी, किसान की चीजें महंगी हो जाए तो फायदा ही है। लेकिन ऐसी चिंता करने की चिंता सरकार की होती है, किसान की नहीं। और सरकार ने इसकी चिंता उस कानून में की। सरकार ने लिखा है कि फसल आते समय अगर 40 रुपए किलो दाल है और बाद में अगर वो 60 हो गई तो 60 होने के बाद हमने जो छूट दी है आवश्यक वस्तु नियम में उसको वापस ले लेंगे और आपकी दाल का सारा स्टॉक हम दे देंगे। अगर आलू 20 रुपए किलो है, अगर प्याज 20 रुपए किलो है, तो आपको जो छूट दी है वो हम वापस ले लेंगे और आपका स्टॉक हम दे लेंगे। तो आवश्यक वस्तु नियम में भी अनलिमिटेड छूट नहीं है, सरकार ने उस पर
धारा 370 तोड़ रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था? धारा 370 नहीं टूट सकती, और धारा 370 टूट गई तो देश टूट जाएगा। धारा 370 टूट गई, देश वही का वही है। कांग्रेस पार्टी केवल भय दिखा के राजनीति करती। जब 3 तलाक खत्म कर रहे थे तब भी यही कहा था कि आप 3 तलाक खत्म नहीं कर सकते, देश का माहौल ठीक नहीं रहेगा। हमने 3 तलाक खत्म कर दिए, देश की योग का योग। वहां भी भय की राजनीति कर रही। जब हम सीएए का कानून ला रहे थे तब भी कांग्रेस ने यही कहा था सीएए का कानून देश में लागू हो गया और देश यूं का यूं है। कांग्रेस की केवल बयानबाजी है। और ये कांग्रेसियों की कौन सी बात मालूम है? कभी कांग्रेस इसकी पैरवी करती थी। कपिल सिब्बल का भाषण आपने सुना होगा, पार्लियामेंट में बहुत वायरल हुआ है। कपिल सिब्बल का भाषण किसने सुना पार्लियामेंट में? यूट्यूब वाला जरा हाथ खड़े करो। और अपना दीपेंद्र हुडेगा जो 2.5 के आलू बताओ था, वो सुना नहीं सुना? सुषमा जो ले भतीजे उड़ गया नहीं होते और भाई अजय माकन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र 7वें अध्याय में 11 नंबर पर यही लिखा हुआ है। और हुड्डा साहब की अपनी रिपोर्ट, उसका तो हुड्डा ही चक्कर भी ना करता अपनी रिपोर्ट का। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट 20 पेज पे 13.5 पर यही लिखा हुआ है। लेकिन भाई अब इनको क्या कहें? जो आदमी अपनी जबान पे पलट जाए उसने ठीक है। एक बार बताइए और जो आदमी जबान पे पलट के क्या करूं मैं? बदनाम कर लो तुम इनका। इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। भाइयों ये कैसे लोग हैं, थोड़ी सी बात की आपको बताना चाहता हूं। जब पहली सरकार आपने बनाई बीजेपी के हरियाणा में, अक्टूबर की 26 तारीख को शपथ हुई थी, क्यों नायब सिंह याद होगा ने? और 3 दिन बाद मनोहर लाल जी मंत्रालय बांटे थे। 28 तारीख को मुझे इस प्रदेश का कृषि मंत्री बनाया था अक्टूबर में, और जगह जगह स्वागत हो रहे थे जैसे आपका स्वागत किया है। और फिर टेलीफोन आ गया अजीत कहल दिन जब बोले खाद खत्म होगी, मैं नया मंत्री बना, मेरे स्वागत 4 दिन तो भी ना मेरा घर खाद आओ दिखते। मैं कावड़ा का चंडीगढ़ में गया, दफ्तर में मीटिंग बुलाई, जब हमें खाद है कितनी खाद लाते हैं? बोला जी 11.5 लाख टन लगती है गेहूं वाली फसल पे, और 8.5 लाख टन लगती है धान आड़ी बाजरे वाली फसल। मगर फिर यह खत्म क्यों होगी? बोला जी हुड्डा साहब घर पे नहीं गया, मां कितनी कर गया था? बोला 35,000 टन मकौवा की छगलवा बाकी मकाई कितना लगी? ने बोला जी वो दक्षिण में एक मंत्री है दक्षिण भारत का, बंगलोर से जीतता है, अनंत कुमार, वो दे दे, वो फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। पता नहीं इतनी दूर का नाम बताया, इतनी दूर की तो रिश्तेदारी भी ना पावे। लेकिन मेरे भाग्य अच्छे थे, अनंत कुमार की मेरी दोस्ती 1987 से थी। मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते थे अनंत कुमार जी। मैंने उनको फोन लगाया, बड़े भाई आपका छोटा भाई ने आप देश में कृषि मंत्री बना है, आप देश के फर्टिलाइजर मिनिस्टर हो, मेरे यहाँ खाद की दिक्कत आ गई। उन्होंने कहा ओम प्रकाश मेरे पास आ जाओ। मुझे जाते ही गले से लगाया। आज वो आदमी सूरत में है, कैंसर से डेथ हो गई अनंत कुमार की। मैं यहाँ धरती पर हूँ, मैं आपके बीच में उस तस्वीर पर संसा करना चाहता हूँ।
लगा 2 दिन हफ्ते में, बोला 2 की 2 दूंगा तेरे को। वादा किया, निभाया। और मैंने बाहर के खाली खाद पूरी करी, कितने कितने खाने में भी नहीं, मुझे याद है। लेकिन उसके बाद आपको खाद की कमी आई तो बताओ, मैं सबके बीच में पूछ रहा हूं। 2014 की पहली रबी की फसल के बाद इस प्रदेश में खाद और बीज की दिक्कत हमने नहीं होगी। हमारी सरकार बनी, उससे पहले 2.5 रुपए के मुआवजे के चेक आया करते। फसल बहुत अच्छी थी। अप्रैल में ओले पड़ गए थे फसल में, आपको याद होगा। सुबह उठकर मैं मुख्यमंत्री जी के घर पे गया। मैंने कहा बड़ा भारी किसानों का नुकसान हो गया, फसल पकी हुई थी, गेहूं की ओला वृष्टि हो गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा, ओम प्रकाश जी आप दफ्तर में आ जाओ, अफसर बुला के बात करेंगे। 10 बजे मैं पहुंच गया। सीएम साहब बैठे हुए, एक अफसर बैठा हुआ, नायब जी जानते हैं उस समय अफसर कोर्ट था। मैंने कहा सीएम साहब पहला काम तो ये करो, जाके रात में 2.5 रुपए के चेक आया करते थे और बड़ी शर्म आती थी। हम किसान मोर्चा के नेता थे, उसको यूं दिखाया करते मीडिया में। मैंने कहा 2.5 रुपए का चेक नहीं जाना चाहिए। बोला बात नहीं ठीक है ओम प्रकाश। मैंने कहा कम से कम 500 रुपये करके उन्होंने कदम चलाई और कहा 500 रुपये से कम का चेक नहीं देंगे किसी का एक को। हमारे टाइम का कोई 2.5 रुपये का चेक तो नहीं दे रहा हो तो दिखा देगा ओम प्रकाश धनखड़ या मंच पर जुम्मेवारी के साथ दिखा। हमने किसी को 2.5 रुपये का चेक मुआवजे का नहीं जाने दिया। 500 से कम का कोई चेक मिल जाए तो ये किसानों के बेटे यहाँ मंच पर बैठे हुए इनको दिखा। मैंने कहा सीएम साहब अब कुल मुआवजा में 6,000 रुपये और इसको बढ़ाना चाहिए। ओम प्रकाश कितना करें, 10 कर लें। मैं कहा ना जी 10 कर दिया तो 1,000 रुपये लेगा, मैंने 10 नहीं कही। ने बोला फिर क्या करेंगे, आज 12 कर लो। मैंने 12 की गई, वो अफसर उछल के पड़ा। बोला पंजाब में भी कोई, यूपी में भी कोई, राजस्थान में भी कोई। तो भाई तो ना होते, पंजाब में तो 8,000 रुपये है, इंडिया वो छापियो, हम 12 देते हैं, पंजाब 8 देते हैं। हमारा गन्ने का भाव 340, कैप्टन का गन्ने का भाव 310। हम सबसे बड़ी स्टेट है किसान के मामले। आपके पड़ोस में है तो लगा के पूछो। हमारी पेमेंट उसी साल में गन्ने की होती है, पंजाब की 2-2 साल की लटकती है। बात तो करो किसानों से, पंजाब के किसानों से। मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा साहब एक बार आ जाओ। और मैं कहा सीएम साहब यो राज खा रहा है तेरे मेरे, आप किसान के बेटे, मैं किसान का बेटा, ये बादल अटो इसे है जानना दावा होते आप जब करेंगे तो लोग मानेंगे। ये 12,000 कट्टो जब ले भाई ओम प्रकाश 12,000 घंटी में जाकर अफसर को बुलाया और सीटों को एग्रीमेंट करा दिया। आज आपके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूँ, हमने 2600 करोड़ का मुआवजा डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड का 12,000 करोड़ बड़ा किसानों के खातों में पहुंचा सके। 6 सालों में 2600 करोड़। और वो क्या कहते साल तक कितना था, पत्रकार भाइयों देखना 850 करोड़ और 250 करोड़ बैंकों में पड़ा था, ब्याज खाते थे, देते नहीं। फिर उस समय पहले फसल पर 95 करोड़ का मुआवजा बांटा। जो लाया बैठा है कैबिनेट में था, कैबिनेट में घेर लिया था मेरे को, इतना इतना मुआवजा बंटवा दिया, उससे फालतू आ गया मंडियों में। याद है आपको, मुल्ला मुआवजा इतना बंटवा दिया कि उससे फालतू मंडियों में आ गया। अरे बता गेहूं काड़ा पड़ गया था, सारा दिया है, खरीद के ले जाएंगे मंडी में, अच्छा खाने तो पैसे ज्यादा है। ये नायब से आगे की बात है। अगली फसल को सफेद पक्षी आ गई। अब ऐसे चौटाला कहने लगे पिछली बार तो बांट दिया, एक कितने बांटोगे। कपास की फसल पर 265 करोड़ का मुआवजा दिया हमारी सरकार ने, 265 करोड़। और फिर हम फसल सीमा लाए और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 2900 करोड़ रुपया, इस 2600 से नहीं आ रहा, 2900 करोड़ रुपया फसल बीमे का हरियाणा के किसानों के खाते में जा चुका है। कुल मुआवजा 6 साल का देखोगे तो 5600
500 करोड़, बल्कि 2900, 2600, 5700 करोड़ रुपया पहुंचा किसानों के खाते में जा चुका है। यह है किसान हितैषी सरकार। आज हम बाजरा खरीद रहे हैं 2150 के भाव में, जीरी खरीद रहे हैं 1 दाना। पिछली बार हरियाणा में 64 लाख मीट्रिक टन जीरी आई थी, 13,500 करोड़ रुपए लगे थे। मोदी जी ने कहा है 1 दाना जीरी का खरीद लेना, चाहे 1400 करोड़ रुपए लग जाए, चाहे 1500 करोड़, 15,000 करोड़ लग जाए, चाहे 14,000 करोड़ रुपए, 13,500 करोड़ रुपए पिछली बार लगे थे, 13,500 करोड़, और हमसे 14 लगे थे, 15 लगे, खुली छूट दे रखी है। पिछली बार 31 लाख टन बाजरा खरीदा था, 650 करोड़ लगे थे। मुख्यमंत्री ने भी कह रखा है चाहे 40 लाख क्विंटल बाजरा आ जाए और चाहे 600, 700, 800 करोड़ कितने रुपये लग जाए, बाजरे का 1 दाना खरीदेंगे, 1 दाना। कपास खरीद रहे, मूंग खरीद रहे, ये किसान हितैषी सरकार है। हम किसानों के आगे झूठ नहीं बोलते, हम किसानों को धोखा नहीं देते। आज पंजाब की विधानसभा एक कानून लेकर आई है, पत्रकार यहाँ बैठे हैं, मीडिया बैठे हैं, मेरी बात को छापना। कैप्टन अमरिंदर ने किसानों को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है, इससे पंजाब के किसान को इसके क्या परिणाम होंगे कुछ दिन में पंजाब का किसान इसको समझेगा। आज एक कानून पास किया है कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब विधानसभा में, पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, मैंने सुना, मैंने भी अच्छा लगा। परिणाम क्या होंगे वो जरूरी समझना है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पंजाब में कोई भी आदमी एमएसपी से कम अगर फसल खरीदेगा तो उसको 3 साल की सजा कर देंगे, कानून पास किया। लेकिन भाई एमएसपी से कम अगर देश में रेट हुआ, अड़ोस पड़ोस में रेट हुआ, कहीं से भी रेट हुआ, बाजार भाव एमएसपी से कम हुआ, तो किसान का खरीदेगा कौन? सवाल ये है, सवाल कानून नहीं है, खरीदने पड़ जाएगा। मैं हरियाणा के किसान का बाजरा, मेरी सरकार हरियाणा के किसान का बाजरा 2150 में खरीद रही है। कैप्टन साहब आप तो 1 दाना भी नहीं खरीद रहे, वहां तो 1200 का भाव है, हम 2150 खरीद रहे हैं। तेरे कानून में मजा आता अगर तू ये लिखता कि कोई खरीदार नहीं होगा तो 1 दाना मैं खरीदूंगा, वरना ये कानून किसानों के लिए धोखा है, उसको फंसाने वाला। ये हरियाणा सरकार अगर खरीद रही है, हम कह रहे हैं 1 दाना खरीद। अरे चीनी झुंडा मोदी खरीद रहा है पंजाब का 32,000 करोड़ रुपया देके। कैप्टन साहब आप ठंडी नहीं करे, आपने तो खरीदना है, आप तो नहीं खरीद रहे, आप बाजरा नहीं खरीद रहे, आप कपास नहीं खरीद रहे, आप मूंग नहीं खरीद रहे, केवल बिना खान खरीदने का इंतजाम किए ये बात कहना, ये ऐसी बात है। वो एक आदमी भक्ति कर रहा था, एक महात्मा आ गए, महात्मा उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए, बोला बच्चा क्या कर रहा है? बोला बस कुछ नहीं, खाता पीता नहीं हो, तपस्या कर रहा हूं। बाबा खुश हो गए, बोला ले बच्चा ये संख रख ले। बोला ये कैसा संख है? बोला जी ऐसा संख है कि जो भी तू खाना पीना कुछ भी मांगेगा ये आपको दे देगा, तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस भक्ति करना। उसने संख ले लिया, जो भी जरूरत होती संख को हाथ लगाता मांग लेता, वही चीज आ जाती। उसको लगा बहुत अच्छा हो गया, भक्ति चलती रहेगी, संख सारी चीजें उपलब्ध करा रहेगा। थोड़ी देर में किसी दूसरे महात्मा को पता चला जो ठग विद्या वाला था, उसके पास पहुंच गया, महात्मा बैठे, सारी वैसे ही बात की। बोला महाराज आप पे क्या है? बोला बच्चे को ये मेरे पास महासंख है। महासंख का क्या मतलब है? बोला जो तो मांगेगा डबल देगा। बोला ये तो और भी अच्छा है। बोला तेरी भक्ति ज्यादा हो गई है, मैं तुझे डबल वाला देने आया हूं। बोला दे दे बाबा, डबल वाले में क्या दिक्कत? बोला वो सिंगल वाला मेरे को दे दे। उसका सिंगल वाला लेके चला गया, डबल ले गया। उसने उस दिन का तो खाना पीना कर दिया था, अगले दिन उसका रख गया। बोला भोजन का थाली ले आओ। महासंघ बोला 2 थाली ले आऊंगा। 15 मिनट होगी, 20 मिनट होगी, 25 मिनट होगी, घंटा हो गया, एक भी थाली ना आई।
बिना खरीद का इंतजाम किए। ये गारंटी देनी चाहिए, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकारें किसान खरीदेगी। इस गारंटी के बिना कानून बेकार है, मिथ्या है, किसानों को फंसाने वाला, केवल और केवल बात करने की बात है। पैसा तो सारा जो भी खरीदा जा रहा है, एक धान का एक एक पैसा झूलने का केंद्र सरकार है। मेरे मित्रों, दोस्तों, साथियों, किसान की रखवाली कौन कर सकता है? चौधरी छोटूराम ने कहा था, किसान की रखवाली वो कर सकता है जो सरकार के अंदर नहीं कर सकता, सरकार के बाहर से नहीं कर सकता। सरकार के बाहर से आप नारे मार सकते हो, सरकार के बाहर से आप आंदोलन कर सकते हो, सरकार के बाहर से आप मुद्दा उठा सकते हो, लेकिन आप रखवाली नहीं कर सकते। मुझे याद है, नायब सिंह सैनी आपको भी याद है, मुख्तार जी आपको भी याद है, जैल जी आपको भी याद है, सुरेश रवि साहब को भी याद है। हम पैदल चले थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए, अम्बाड़ा से चंडीगढ़ तक पैदल आए थे। मेरे और कई सारे साथियों को याद है, साइकिल यात्राएं की थी, पैदल मार्च किए थे। सरकार कांग्रेस की थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को 6 साल दबाए बैठी रही, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को 4 साल दबाए बैठी रही। हम लागू नहीं करा पाए। हम किसान के बेटे लागू कर करा पाए जब हमारी पार्टी का घोषणा पत्र बन रहा था। हमने उसमें लगवाया 50% पॉकेट के साथ फसलों के दाम देंगे। हमारी पार्टी की सरकार बनी, हम इसको लागू करा पाए। सरकार के अंदर थे तो लागू करा पाए, सरकार के अंदर नहीं होते तो लागू नहीं करा पाए। लागू सरकारें करती हैं। किसान को एमएसपी मिलेगा, किसान की मंडी नहीं चलेगी, ये गारंटी, ये ट्रस्टी है। इस बात के सरकार के अंदर बैठ के इस बात के जिम्मेवार है। बाहर के लोग नारे लगा सकते हैं। ये जो लोग बैठे हैं, ये किसानों के बच्चे जो मंच पर बैठे हैं, ये इस बात के ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, गारंटर हैं इस बात के। मंडी में चलेगी, एमएसपी में आवाज बढ़ कर बाहर से आप राजनीति करो, बाहर से आप नारा मार लो, आप दिला नहीं सकते। एक चौधरी छोटूराम ने कहा, अगर कोई बाहर जाके तमाशा करता है, इसका मतलब उसका तमाशा केवल तमाशे से अधिक नहीं है। जिम्मेवारी किसकी है? देने का जिम्मेवार कौन है? देने का गारंटर कौन है? दायित्व जिसको मिला है देने का, वो दायित्व मिला है तो वो लोगों को मिला है जो सरकार के बीच में है। और इसलिए हमने कहा है कि हमारी जिम्मेवारी है। पहले ये बोले एमएसपी नहीं मिलेगा, ये बोले मंडी नहीं चलेगी।